हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, जो हम राजस्व विविध पढ़ रहे हैं उसमें से ये चौथा लेक्चर है और इसमें हम प्राचीन काल से हम ये कहें कि पूरा हड़प्पा सभ्यता से लेके जो भी राजस्व की प्रणालियां रही हैं या राजस्व की जो भी विधियां रही हैं उन सारी विधियां को या उन सारी तकनीक्स जो भी रही हैं उनको हम पढ़ते चले आए हैं। तो इसमें से अब पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था। तो हम जिस तरह से राजस्व व्यवस्था सारी उनकी पढ़ेंगे उसमें से हम मुगल काल की भी राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे। देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजस्व विविध टॉपिक के लिए मात्र इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स जीएस के लिए भी। और हो सकता है आपको लगे कि ये कितना ज़्यादा है या लगे कि थोड़ा सा मतलब अधिक हो रहा है पढ़ने में, लेकिन फ्रेंड्स सफलता के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें थोड़ा अच्छा तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो हमें कुछ छोड़ने की वो नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं भी वही कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो मैक्सिमम जितनी हो सकती हैं, है ना, उससे ज़्यादा या लगभग उतना देने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आपका सहयोग है तो इसलिए हम ये सारा चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए, जो मुग़ल काल है आप जानते हैं कि 1526 से 1707 तक चला था। मतलब ये कि 1526 में बाबर आया। बाबर ने यहाँ पर कई आक्रमण किए। आक्रमण जब उसने पानीपत का हो या कई तरह की जो उसने लड़ाइयाँ की, खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, तो उसमें इसने क्या किया कि यहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ तो पैठ उसने जमाई, लेकिन उसको ज़्यादा समय नहीं मिला था, इसलिए उसने राजस्व में विशेष काम कुछ नहीं किया था। तो बाबर का लड़का था हुमायूं। अब देखिए, हुमायूं के समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि एक तानाशाह था या हम कहें कि एक शासक था शेर शाह सूरी। तो ये शेर शाह सूरी काफ़ी वीर था और ये रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा था। तो इसने क्या किया कि उसको हरा दिया था हुमायूं को, और हरा के उसको दूसरी जगह भगा दिया था। तो इसको शेर शाह को काफ़ी समय यहाँ पे मिला। तो शेर शाह ने राजस्व की प्रणाली जो स्थापित की वो बहुत ही मजबूत प्रणाली थी फ्रेंड्स। और ये प्रणाली आप ये मान के चलिए कि मुग़लों ने भी अपनाई और मुग़लों के बाद में अंग्रेज़ों ने भी इस प्रणाली को फ्रेंड्स अपनाया था। अभी जब हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो हम आपको तीन तरह की प्रणाली, जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें भी जो पद्धतियां अपनाई गई थी वो कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी के जो विजन है उससे जुड़ी हुई थी। तो शेर शाह सूरी ने क्या किया था कि कर को कलेक्ट करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, कर को इकट्ठा करने के लिए उसने रैयतवाड़ी पद्धति को अपनाया था। ये रैयतवाड़ी क्या है? देखिए, रैयत कहा जाता है किसान को और किसान से सीधे राजा का कनेक्शन होता था। तो इस पद्धति को हम कहते थे रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में सीधे सीधे जो केंद्र होता था, सरकार होती थी, वो सीधे सीधे व्यक्तियों को नियुक्त करके और टैक्स को क्या करती थी, इकट्ठा कर लेती। मतलब कि किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क इसमें से स्थापित किया जाता था। इसमें से जो ये टैक्स इकट्ठा किया जाता था तो कई प्रकार के टैक्स होते थे। तो ये जो स्थानीय रूप से जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे उनको फ्रेंड्स अबवाब कहते थे, है ना। ये टर्म्स हमें सिर्फ याद रखना है कि अबवाब क्या था। तो अबवाब मतलब स्थानीय रूप से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसे हम अबवाब कहते थे। टैक्स का वो कितना था, कितना कलेक्ट किया जाता था, तो उपज का 1/3 भी कलेक्ट किया जाता था। तो अधिकांशतः देखिए आप यही पाएंगे कि जो भी शासक रहे हैं वो लगभग 1/3 ही कलेक्ट करते रहे। शेर शाह सूरी जो व्यक्ति था वो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही विशेष काम करना चाहता था। उसने हालांकि किया भी, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रांड ट्रंक रोड। तो ग्रांड ट्रंक रोड के लिए भी इसने काम किया था। जो ग्रांड ट्रंक रोड जो है आज का वर्तमान का हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे 2, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण होता है, या फिर कहें कि उसी में से ये 1 और 2 बने हुए हैं। शेर शाह सूरी ने भूमि के माप के लिए कुछ नई वो अपनाई थी, जिसमें से देखिए एक था सिकंदरी गज।
है ना। तो 32 अंक वाला सिकंदरी गज और एक चलाया था इन्होंने सन की डंडी। तो अधिकांशतः एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सन की डंडी क्या था, यह सन की डंडी किसने चलाया था, भूमि के माप की सन की डंडी किस शासक द्वारा शुरू किया गया। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है ये शेर शाह सूरी ने ऐसा किया था। और इसने देखिए क्या किया कि जो मुद्रा प्रणाली थी, मुद्रा प्रणाली में इसने विशेष काम किए। अभी देखिए हमारा जो पैसा है, रुपया है ना, हम रुपया कहते हैं, तो रुपया अभी का इजाद हुआ नहीं है फ्रेंड्स, ये रुपया उस समय शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। देखिए कैसे इसने क्या क्या किया था कि सोने की असरफी जो होता था 167 ग्रेन के, तो सोने की असरफी 167 ग्रेन, 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया था इसने, और फ्रेंड्स तांबे के दाम चलाए थे। तो उस समय जो इसने चलाए थे असरफी, रुपया और दाम, ये बहुत लंबे समय तक प्रचलन में रहे। जैसे शेर शाह का ये जो रुपया है, इसके विषय में एक स्मिथ नाम के जो अंग्रेज थे उसने क्या कहा है, देखिए उसने कहा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। मतलब कि जब यहाँ पे अंग्रेज भी आए तो उन्होंने भी इस ये जो रुपया इसने चलाया था, इस रुपये का अच्छा भरपूर उसने प्रयोग किया और उस सरकार ने यहाँ पूरा अपना प्रभुत्व स्थापित रखा। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि शेर शाह सूरी जो था इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। तो कभी अगर ऐसा एग्जाम में पूछता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया, या फिर ये पूछता है कि इसकी स्थिति कहाँ है, तो मैंने जैसा बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2, इन दोनों को मिला के बनता है। अब मुगल की राजस्व प्रणाली थी क्या थी फ्रेंड्स, तो देखिए मुगल जो राजस्व जो प्रणाली थी वो काफ़ी विस्तृत थी। उसमें से दो तरह की उसने प्रणालियां अपनाई थी, एक केंद्रीय स्तर पर थी और एक थी मतलब स्थानीय स्तर पे। तो जो केंद्रीय स्तर पर थी उसमें से क्या क्या था, भू राजस्व, चुंगी, टकसाल, उत्तराधिकारी के अभाव में प्राप्त आय। मतलब क्या कि जैसे कोई मान लीजिए किसी की संपत्ति है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो संपत्ति किसी को ना देके वो राज्य अपने कब्जे में कर लेता था। इसके बाद उपहार और नमक पे जो कर लगाया जाता था, एक लगाया जाता था फ्रेंड्स पॉल टैक्स। ये पॉल टैक्स क्या था, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पॉल टैक्स क्या था, है ना, या फिर कहा जाए कि मुगल शासकों द्वारा लगाया गया पॉल टैक्स निम्न में से संबंधित है, और फिर ऑप्शन उसमें आ जाए कि ये नमक कर था, है ना, ये भूमि कर था, चुंगी कर था, तो ये सब नहीं था। वो क्या था, वो व्यक्ति कर था, है ना। तो जो व्यक्ति की जो आय होती है उस पर जो लगाया गया टैक्स था उसे कहते हैं क्या, पॉल टैक्स कहते थे फ्रेंड्स। अब इस समय देखिए जो भूमि थी, तो भूमि को इन्होंने कुछ रूपों में बांट रखा था। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी कुछ चीज़ें देखी थी फ्रेंड्स कि भूमि को अधिकांशतः कुछ लोगों ने ऐसे डिवाइड करके रखा था, तो इन्होंने भी भूमि को डिवाइड करके रखा था। तो पहला इसका जो टाइप था वो था खालसा भूमि। खालसा भूमि का जो क्षेत्र होता था फ्रेंड्स वो सीधे सीधे कंट्रोल में रहता था किसके, राजा में, और इसका जो राजस्व था वो सीधे सीधे पूरा राजस्व जाता था राजकोष में। यानी मतलब जो राज व्यवस्था को चलाने वाली या हम कहें राजा जो होता था उसकी सुख सुविधाओं के लिए ये टैक्स पूरा का पूरा खर्च किया जाता था। जागीर भूमि, जागीर भूमि क्या होती थी, मुगल काल में क्या हुआ था कि लोगों ने जागीर देना शुरू कर दिया था। जागीर कैसे, जैसे कि उनको मान लीजिए कि कुछ उन्होंने अधिकारी रखे, अब उन अधिकारियों को क्या करेंगे कि अगर वेतन नहीं देते हैं तो वेतन की जगह वो कुछ उनको जमीन दे देंगे। तो इसे ही कहते थे फ्रेंड्स क्या, जागीर भूमि। तो जागीर भूमि में से जो कर इकट्ठा होता था उसमें से जो जागीरदार होता था, आप एक शब्द पढ़ेंगे जब इस उसमें से जाएंगे, तो जागीरदार क्या होता था कि उसको भूमि मिली होती थी, वो फिर उस भूमि से टैक्स को कलेक्ट करता था और कुछ हिस्सा राजा के लिए क्या करता था, वो भेजता था, बाकी जो उसका खर्च होता था वो अपने खर्च के लिए निकाल लेता था। तो ये थी जागीर भूमि। एक भूमि थी इसमें सयुरगल या मदद मास, है ना। मदद मास या सयुरगल जो थी वो ऐसी भूमि थी जो दे दी जाती थी किसी को मदद के रूप में, है ना, तो ये कहलाती थी मदद मास। अकबर ने क्या किया था कि जो शेर शाह था
उसी शेर शाह सूरी की राजस्व प्रणाली को उसने शुरुआती अपना लिया था। और देखिए आप इसके उसमें जाएंगे फ्रेंड्स, टोडरमल। तो टोडरमल जो था वो उसी के राज्य में शुरुआती काम किया करता था फ्रेंड्स, शेर शाह सूरी के। और ये अर्थशास्त्र के या अर्थव्यवस्था के उसमें से इसको बहुत महारत हासिल थी फ्रेंड्स। तो इसने अकबर के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाई थी, और उसकी वजह से उसने अपना जो राजस्व का सिस्टम है अकबर ने इतना ज़बरदस्त बना लिया था कि उस मतलब राज्य की आय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसीलिए वो इतना सशक्त था, और इसी वजह से वो लंबे समय तक राज भी कर पाया फ्रेंड्स। और इसी अकबर द्वारा इस्टेब्लिश किए गए राज की वजह से 1707 तक औरंगजेब लोगों ने राज किया। अगर इनकी राजस्व व्यवस्था, अकबर की राजस्व व्यवस्था इतनी अगर ज़बरदस्त नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, तो मुश्किल था कि इस समय तक ये लोग, मुग़ल लोग जो हैं, ये राज कर पाते। अकबर ने क्या किया था, देखिए कि जब इसने गुजरात विजय किया था, तो गुजरात विजय इसने किया था 1573 में। तो 1573 में जब इसने गुजरात का विजय किया, इसके बाद इसने उत्तर भारत में एक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसको ये कहता था करोड़ी। अब ये करोड़ी क्या था? करोड़ी नाम का जो अधिकारी था, इसकी नियुक्ति जो की गई थी, वो उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में इसको नियुक्त किया जाता था, वहाँ से ये टैक्स इकट्ठा करता था। तो वहाँ से ये जो कलेक्शन करता था, तो उसमें से कितना, जैसे कि इसको कह दिया गया कि भाई आप 1 करोड़ दाम के बराबर के वो इकट्ठा करेंगे, तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया था, करोड़ी कर दिया गया था। और इसकी सहायता के लिए एक और व्यक्ति नियुक्त किया गया था, जिसको अमिल नाम से जानते थे। तो ये उसने अधिकारी क्या किए थे, नियुक्त किए थे। जो टोडरमल था फ्रेंड, टोडरमल ने क्या किया था कि एक दहसाला प्रणाली अपनाई थी। दहसाला क्या है? दह को आप 10 से समझिए, और इसको समझिए 10 साला। 10 साला का मतलब ये था कि इसने क्या किया था कि 10 साल का रेवेन्यू देखा था। मतलब कि जैसे एक साल से इसने 10 साल के बीच का हर अलग अलग जिन्स का, अलग अलग फसल का और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसने ऑब्जर्वेशन करके एक उसका रेशियो निकाला था। और उस रेशियो को निकाल के इसने क्या किया था कि टैक्स कितना लिया जाए उसको इसने फिक्स कर दिया था। और इसी दहसाला को कहते हैं टोडरमल का बंदोबस्त। बंदोबस्त प्रणाली जब हम आपको अंग्रेजों के उसमें पढ़ाएंगे तो हम ये आपको बताएंगे कि वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था फ्रेंड्स, कि एक वो सेट कर दिया था कि भाई हमें इतना रुपया चाहिए। बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त इसको का, वहाँ पे हम स्थाई बंदोबस्त के नाम से जानेंगे इसको। तो स्थाई बंदोबस्त का मतलब यही होगा कि स्थाई रूप से इतना टैक्स चाहिए। अब वहाँ पर समस्याएं किसी भी तरह की हों, हालांकि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वहाँ का, और इससे हमारे किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, लेकिन ये स्थाई व्यवस्था थी। खैर इसको आगे और भी वहाँ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो टोडरमल था, टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था कहलाती थी क्या, दहसाला। इसके बाद ये जो दहसाला थी, तो दहसाला के हिसाब से भूमि को 4 प्रकार से बांटा गया था, जिसमें से पहला प्रकार था पोलाज। पोलाज ऐसी भूमि थी जिसमें नियमित कृषि होती थी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मुगल काल में पोलाज निम्न में से किस प्रकार की खेती थी, तो उसमें से ऑप्शन आ जाएगा कि परती भूमि थी, बंजर भूमि थी, या कह दिया जाएगा जंगली भूमि थी जिसमें जंगल खड़ा होता था, या कह दिया जाएगा एक ऑप्शन ये भी आ जाएगा जिसमें नियमित खेती की जाती थी। तो पोलाज वो खेती थी, वो भूमि क्षेत्र था जहाँ पे नियमित खेती की जाती थी। परती क्या था? परती शब्द अगर आप बिल्कुल देहात में हैं या फिर उस तरह हैं तो आप इस शब्द को हो सकता है सुने हो। परती का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिसमें कुछ नहीं बोया गया। तो कब तक नहीं बोया गया? अगर 1 या 2 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता था, परती छोड़ दिया जाता था, मतलब कि उसमें नहीं बोया जाता था कोई भी अगर चीज़, तो उसे कहते थे परती। अब परती भूमि से होता क्या था? इससे होती थी फ्रेंड्स उर्वरता बढ़ जाती थी परती भूमि से, है ना। और देखिए फिर एक और इसका टाइप था छज्जर या चाचर। ये ऐसी भूमि थी जो थोड़ा सा और भी कम उपजाऊ थी, तो 3 से 4 साल के लिए इसको छोड़ना पड़ता था। बंजर क्या थी? बंजर का मतलब है फ्रेंड्स कि जिसमें से 5 साल तक अगर उसमें खेती नहीं की जाए
तो वो फिर क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, है ना। उसमें से बड़े बड़े मतलब कि झाड़ियाँ, पेड़, बबूल ये सब तैयार हो जाते थे, तो वो भूमि बंजर भूमि कहलाती थी। अकबर ने, देखिए हमने वहाँ पढ़ा था कि सिकंदरी गज का उसने सन की डंडी और ये सब प्रयोग किया था। तो सिकंदरी गज की जगह पर इसने एक इलाही गज का प्रयोग किया था अकबर ने। तो अकबर ने क्या प्रयोग किया था, इलाही गज, और इलाही गज से उसने भूमि को मापना शुरू किया था। टोडरमल ने एक पद्धति और अपनाई थी जिसको जाबती प्रणाली कहते हैं ना। तो जाबती प्रणाली का भी जो शुरुआती है वो टोडरमल ने किया था। अब देखिए राजस्व निर्धारण के समय भूमि को जो एक पत्र दिया जाता था उसे पट्टा, कौल या फिर कौल करार कहते थे। अभी भी आप ये शब्द सुनते होंगे फ्रेंड्स, क्या, पट्टा, है ना। अब कौल और कौल करार हो सकता है कहीं कहीं प्रयोग किए जाते हों ये शब्द, लेकिन ये होता क्या था, जैसे मान लीजिए उस समय भी भूमि जैसे किसी को दी गई, तो ये कह दिया गया कि भैया ये तुम्हारी भूमि है, तो उसमें कहा गया, ये कर दिया जाएगा कि उसको एक पत्र टाइप का दिया जाता था। तो वही जो पत्र है फ्रेंड्स, उसी को पट्टा नाम से जाना जाता था, है ना। पट्टा या फिर कौल करार उसे कहते थे। राजस्व का एक और जो पॉइंट था, या एक और जो वहाँ पर तरीका था फ्रेंड्स, वो था पेशकश या नज़र। ये पेशकश या नज़र क्या था, जैसे मान लीजिए कि उनके अधीन जो राजा हैं छोटे छोटे स्तर पे वो राज करते थे, जैसे मुगल हैं, तो मुगल अपना राज तो कर रहे थे, लेकिन मुगल किसी राज पे आक्रमण ना करें, है ना, उसको डिस्टर्ब ना करें, तो वो लोग क्या करते थे कि इनको कुछ रेवेन्यू भेजते थे, है ना। तो वो जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू कहलाता था पेशकश या नज़र। तो नज़र क्या था, देखिए अब पहले इसको पेशकश कहते थे, लेकिन जब औरंगजेब आया था तो औरंगजेब के समय में यही रेवेन्यू कहलाने लगा था नज़र नाम से। तो नज़र नाम से उसको फिर जानने लगे थे। एक प्रणाली देखिए अपनाई गई थी, नस्क या फिर कानकूत। ये क्या थी, देखिए उस समय भी एक क्या होता था, पटवारी होता था, है ना। तो पटवारी का काम क्या था कि भूमि का मापन करना, भूमि का जो भी दस्तावेज है या भूमि के जो भी दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा करना और सारा विवरण रखना। तो ये जो विवरण रखने का काम था ये पटवारी का काम था। तो पटवारी हमेशा तो भूमि को नहीं मापता था, और लेकिन उसके द्वारा मापी गई जो भूमि होती थी वो मान्य होती थी। तो सरकार क्या करती थी कि जैसे जो भी है राजा है वो इसी पटवारी के द्वारा मापी गई भूमि या उसी के द्वारा दिया गया जो डाटा था वही अथराइज्ड होता था। यही आज हो रहा है, ये लेखपाल जिस चीज़ को वेरीफाई कर देता है कि इतनी भूमि है, तो उसी हिसाब से देखिए सारे काम अभी भी होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी पटवारी की भूमिका उस समय काफ़ी अच्छी थी। और इस समय देखिए जो मुद्रा प्रणाली थी, तो मुद्रा प्रणाली में जैसे देखिए इस समय भी मुहर चलती थी, सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम। तो ये प्रणालियाँ या फिर कहें कि ये जो मुद्रा प्रचलित थी, तो इस समय भी ये मुद्रा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, और अधिकांशतः तांबे के जो दाम हैं ये ज़्यादा प्रचलित रहते थे, क्योंकि देखिए इनकी जो मूल्य है वो थोड़ा कम रहता था। तो इनका मूल्य कम रहता था तो जनसाधारण में ये ज़्यादा प्रचलित रहते थे। हालांकि चांदी का रुपया और ये जो मुहर हैं ये भी प्रचलित रहती थी, लेकिन जो लोग थोड़ा सा अमीर होते थे वही इनका ज़्यादा प्रयोग कर पाते थे। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ा मुगल काल की जो राजस्व व्यवस्था थी उसको हमने थोड़ा सा देखने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।